आज हम बात करने वाले हैं पृष्ठ तनाव। आज हम बात करेंगे पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन, टेंशन दिखता है ना सर पे, जब सर का टेंशन फेस पे दिखे तो सरफेस टेंशन, लेकिन ये नहीं लिखना है आपको। सरफेस टेंशन किसे कहते हैं? किसी कोई द्रव, हम लिक्विड की बात करेंगे, द्रव की बात करेंगे, किसी द्रव के पृष्ठ पर कोई लाइन खींच दीजिए। अब ये तो पॉसिबल ही नहीं है किसी द्रव में लाइन खींची जा सके, तो इसे कौन सी लाइन कह देंगे? इमेजिनरी लाइन कह देंगे। किसी द्रव के पृष्ठ पर खींची गई काल्पनिक रेखा, हाइपोथेटिकल लाइन है ये, इसको केवल माना गया है। किसी द्रव के पृष्ठ पर खींची गई काल्पनिक रेखा पर लगने वाले अभिलंबवत बल को, जो परपेंडिकुलर, ये मान लीजिए द्रव का पृष्ठ है, इस पर आपने लाइन खींच दी है, इस पर जो इस तरह के परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है, इसे हम लोग क्या कह देंगे? पृष्ठ तनाव कह देंगे। पृष्ठ तनाव से T से लिखते हैं, और T बराबर क्या हो जाएगा? F/L हो जाएगा। ठीक है, किसी द्रव के पृष्ठ पर खींची गई काल्पनिक रेखा पर लगने वाले अभिलंबवत बल को पृष्ठ तनाव कहते हैं। इसे T से डिनोट कर देते हैं, T बराबर F/L, और इसका मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन प्रति मीटर। इसका मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन प्रति मीटर। और अगर विमा की बात करें तो mL/T-2/L, ये L से L कैंसिल, तो इसकी विमा क्या हो जाएगी? mt-2 इसकी विमा हो जाएगी। अगर पृष्ठ तनाव का कारण पता करें तो देखिए, पदार्थों के कुछ गुण होते हैं। पदार्थों में एक गुण पाया जाता है ससंजक बल। ससंजक, कोजेसिव फोर्स बोलते हैं। ससंजक बल क्या होता है? और असंजक बल। ठीक है, दो बल होते हैं, ससंजक और असंजक, कोजेसिव फोर्स और एडजेसिव फोर्स। जो ससंजक बल क्या होते हैं? एक ही पदार्थ के, अभी उदाहरण दिखाएंगे, बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच, एक ही मटेरियल है, एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को कौन सा बल कहते हैं? ससंजक बल कहते हैं। लेकिन यदि भिन्न भिन्न पदार्थों के बीच लगने वाले आकर्षण बल को आसंजक बल कहते हैं। अलग अलग पदार्थ के बीच अगर बल, आकर्षण बल लग रहा है तो आसंजक, एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लग रहा है तो ससंजक। उदाहरण बताते हैं। थर्मामीटर देखा डॉक्टर वाला, उसमें क्या भरते हैं? उसमें पारा भरते हैं। क्या भर देते? देखा होगा, पारा भरा रहता है, वो पॉइंट एक चढ़ता है ऊपर। ठीक है, पारा ही क्यों भर दे? पानी क्यों नहीं भर देते? लिक्विड तो पानी भी है, पानी को भर दे, लेकिन पारा को भरते हैं क्यों? क्योंकि पारा कांच को नहीं चिपकाता है। अगर डिप करें तो पारा कांच में नहीं चिपकेगा, पानी डाल देते पानी चिपक जाएगा कांच पे, लेकिन पारा नहीं चिपकता। पारा क्यों नहीं चिपकता है? क्योंकि पारा में जो है ससंजक बल का मान अधिक है और आसंजक बल का मान कम है। ससंजक बल एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच, पारे में अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है, कांच में नहीं है, तो वो कांच को नहीं चिपकाएगा। किसको चिपकाएगा? ठीक है, वो पारे को ही चिपकाएगा। इसलिए पॉइंट सबसे न्यूनतम क्षेत्रफल में आने का प्रयास करता है, सबसे न्यूनतम क्षेत्रफल आने का प्रयास करता है। देखा, एक पॉइंट बन जाता है, एक पॉइंट बन जाता है, क्योंकि इसमें चिपकेगा नहीं, इसीलिए इसमें कांच में क्या भर देते हैं? पारा भर देते हैं। एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को ससंजक बल कह देते हैं। अगर हम किसी कप से चाय को गिराते हुए देखा होगा कि अगर ये कप है ऐसे, तो यहाँ से गिराते तो यहाँ से चिपक करके गिरने लगता है। गिरने लगता कि नहीं गिरने लगता? ग्लास से, कांच के ग्लास से पानी गिराते हैं तो यहाँ से ग्लास से चिपक के इस तरह से गिरने लगता है। गिरने लगता कि नहीं गिरने लगता? क्यों गिरने लगता है? क्योंकि कांच और पानी के बीच में आसंजक बल का मान ज्यादा है और ससंजक बल का मान कम है। इसीलिए मग वगैरह हम देखा होगा, आगे की टूटी बना देते हैं इस तरह से कि पानी आगे की ओर जाए, इसीलिए बना देते हैं वो, क्योंकि उसमें क्या है? उसमें आसंजक बल का मान ज्यादा है और ससंजक यानी एडजेसिव फोर्स ज्यादा होता है और कोजेसिव फोर्स कम होता है। तो एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच अगर आकर्षण बल लग रहा है तो उसे ससंजक बल कह देंगे, और भिन्न भिन्न पदार्थों के बीच अगर आपका आकर्षण बल लग रहा है तो उसे आसंजक बल कह देंगे। मैंने आपको उदाहरण ऐसे बहुत से देखा होगा। अगर हम कांच पे, मैंने बताया, पारा डाल दें, अगर डाल दें ऐसे करके तो उसकी छोटी बूंद क्या हो जाती है? सर्कुलर हो जाती है, स्फेरिक हो जाती है। क्यों? गोलाकार हो जाती है, क्योंकि वो न्यूनतम क्षेत्रफल ग्रहण करने का प्रयास करता है। तो ये आपका, अच्छा, इसमें एक और जाता था, मैंने आपको बताया ये कि कांच को चिपका लेता है और पारा नहीं चिपकाता है, तो इसमें कोण बनता है। अगर ये हमने एक जो है बीकर ले लिया,
इस तरह से, और इसमें मैंने भर दिया वाटर, ये पानी भरा हुआ है। इसमें आपने कोई ट्यूब डाल दी, ठीक है, कैपिलरी ट्यूब डाल दी, तो आपने जो देखा होगा कि ये जो किनारे होते हैं यहाँ पर, ये इस तरह से थोड़े से कांच के पास ये इस तरह से हो जाएंगे। अगर कांच का बीकर तो ये यहाँ पर ऐसे हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने अभी आपको बताया, क्योंकि इसमें आसंजक बल का मान ज़्यादा है और सुसंजक बल का मान कम है। क्योंकि इसमें आसंजक बल का मान ज़्यादा है तो इसलिए कांच के पास क्या करना है, चिपकने का प्रयास करता है, क्योंकि आकर्षण बल ज़्यादा है। आकर्षण बल ज़्यादा है तो चिपकने का प्रयास करेगा। और देखिएगा, अगर इस सॉलिड, ये सॉलिड है, सॉलिड के एक्सिस के अलोंग, और ये इसकी टेंजेंशियल लाइन, ये स्पर्श रेखा ना यहाँ पर स्पर्श करता है, ठीक है, कोण बना रहा है, चिपक रहा है, तो चिपक रहा है। अगर इसके बीच एक टेंजेंशियल लाइन खींच दे, स्पर्श रेखा खींच दे, तो इसके बीच जो कोण बनता है, इस कोण को हम लोग कौन सा कोण कह देते हैं? क्योंकि स्पर्श कर रहा है, इसीलिए कौन सा कोण कह देंगे? इसे स्पर्श कोण कह देंगे, एंगल ऑफ कांटेक्ट कह देंगे, संपर्क कोण भी कह देंगे, ठीक है। लेकिन अगर हम पारे की बात करें, ये मैंने यहाँ पर क्या लिख रखा था, ये पानी था, लेकिन अगर हम पारा ले ले, मान लीजिए आपने पारा ले लिया, तो पारा मैंने क्या बताया बच्चों कि पारा जो है वो कांच को तो नहीं चिपकाता है, तो क्या करेगा, न्यूनतम क्षेत्रफल, तो ये जो किनारे हैं इसके किनारे कैसे हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, कम करने का प्रयास करता है, कम करेगा। अगर मैंने इसमें कांच की एक डिप डाल दी ऐसे करके, तो यहाँ पर क्या करेगा, जैसे इसमें उभर गया था, ऊपर की ओर चिपका था, ये कम हो जाएगा, तो ये कम क्षेत्रफल ग्रहण करने का प्रयास करता है, ये ऐसे बना देगा। यहाँ पर आपने क्या लिख रखा है, पारा है ये, ठीक। तो अब इसमें कोण कैसा बनेगा, इसके अनुदिश खींच दे और टेंजेंशियल लाइन इधर खींच दे, तो इसके बीच जो कोण बनेगा इसे हम लोग कौन सा कोण कह देंगे, स्पर्श कोण कह देंगे या संपर्क कोण कह देंगे, ठीक है। तो अब एक चीज और क्लियर हो गई कि आप देख रहे हैं, अगर पानी के बीच एक आ जाता है क्वेश्चन में कि पानी भरा हुआ है और बीकर में, तो उसके बीच कोण होगा। अगर स्वच्छ जल है, अभी आपको हम स्वच्छ जल के बारे में बता देते हैं, अगर थीटा लिखा होगा तो ऐसे लिखा होगा, थीटा इज लेस देन 0 90, थीटा इज ग्रेटर देन 90, थीटा इक्वल 90, या थीटा इज इक्वल टू 0, ठीक, इस तरह से बना हुआ है, ठीक। तब आप कैसे लिखेंगे, तो आप देख रहे हैं इसमें न्यून कोण बन रहा है, 90 से कम बन रहा है, तो आप किस पर टिक करोगे, इस पर टिक करेंगे। लेकिन अगर पारा दे दिया गया तो पारा में आप देख रहे हैं 90 से ज्यादा बन रहा है, तब आप किस पर टिक करोगे, इस पर टिक करोगे। लेकिन अगर स्वच्छ जल कह दिया जाए, आपसे कह दिया जाए कि स्वच्छ जल बन रहा है, तो स्वच्छ जल के बीच स्पर्श कोण कैसे बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा आपका, तो ये इसकी टेंजेंशियल लाइन, तो ये तो बिल्कुल, तब ये यहाँ पर चिपकाता नहीं है स्वच्छ जल, ये ऐसे ही रहता है, ठीक। तब इसके बीच अगर बात करें, तब थीटा कितने अंश बनेगा, 90 अंश जाकर बन जाएगा। कितने अंश बनेगा, 90 अंश। अगर हम बात करें स्वच्छ जल की, स्वच्छ जल लिखा हुआ है, तो स्वच्छ जल की बात करेंगे तो उसकी टेंजेंशियल लाइन ऐसे और ऐसे, तो 90 अंश बन जाएगा आपका। तो ये आपका स्पर्श कोण हो गया। अब इसमें एक पॉइंट आ जाता है, केश नली, कैपिलरी ट्यूब। अगर केश नली की बात करें, नाम से ही क्लियर है, क्या लिखा हुआ है, केश, केश मतलब बाल, हेयर, ठीक है, नली मतलब ट्यूब, ठीक है। तो केश नली, नाम से क्लियर हो गया कि बाल के समान बारीक छिद्र वाली नली को केश नली कहते हैं। बाल के समान बारीक छिद्र वाली नली को केश नली कह देते हैं। अब केश, और इसमें आ जाता है केशिकात्व। अब केशिकात्व क्या होता है, केश नली में केश नलियां बन जाती है। अभी हम आपको इसका एग्जांपल देंगे, बहुत आसानी समझ में आ जाएगा। केशिकात्व क्या होता है, पहले इसको समझ लेते हैं। द्रव किसी, यदि किसी केश नली को द्रव में डालते हैं तो केश नली में द्रव के ऊपर चढ़ने और उतरने, मैंने दोनों शब्द ले लिए कि पानी का चढ़ना और जो है उतरना भी, किसी द्रव के ऊपर चढ़ना, द्रव का ऊपर चढ़ना यानी पानी चढ़ेगा क्योंकि पानी में ससंजक बल ज्यादा है, और पारा उतरेगा। क्यों पारा उतरेगा, क्योंकि पारे में जो है, पारे में ससंजक बल का मान ज्यादा है और
पानी में असंजक बल का मान ज़्यादा है, इसीलिए जब इसकी परिभाषा लिखेंगे, आपसे पूछा जाए केशिकात्व किसे कहते हैं, तो आप क्या लिखेंगे, किसी केश नली में द्रव के ऊपर चढ़ने और उतरने की प्रक्रिया को केशिकात्व कह देते हैं। इसे जूरिन का नियम भी कहते हैं। इसे किस नाम से जानते हैं? इसे जूरिन का नियम भी कहते हैं। कौन सा रिन? जूरिन। ठीक है, तो इसे जूरिन का नियम भी कहते हैं, द्रव के ऊपर चढ़ने और उतरने के। अब इसका एक एग्जांपल आपको बताते हैं। देखा होगा अगर हमारी शर्ट पे एक ड्रॉप गिर जाए तो क्या उतने में ही रहती है? वो फैल जाती होगा, देखा होगा। पानी ड्रॉप एक बूंद गिरी, चकत्ता इतना बड़ा पड़ गया। क्यों? क्योंकि हमारी शर्ट में क्या बनी हुई है? केश नलियां बनी हुई हैं। लालटेन देखा बच्चों, लालटेन में क्या कर देते हैं? ऑयल कहाँ होता है? ऑयल नीचे होता है, ऊपर उसकी फ्लोरेंस होती है, होती कि नहीं होती? तो ये ऊपर कैसे चढ़ जाता है? क्या सीढ़ी लगा रखी है? नहीं, सीढ़ी लगा दी, तेल ऊपर चढ़ गया। ठीक है, कैसे चढ़ जाता है? क्योंकि जो उसमें आपने कॉटन की बत्ती डाल रखी है, आपने कॉटन का कपड़ा लगा रखा है, उसमें क्या बनी हुई हैं? उसमें केश नलियां बनी हुई हैं, और उन केश नलियों के सहारे द्रव ऊपर की ओर चढ़ता है, और ये आपकी जो मोमबत्ती वगैरह है या जो आपने लालटेन है वो आपकी जलती रहती है। तो केश नली के ऊपर चढ़ने और उतरने की प्रक्रिया को केशिकात्व कह देते हैं। टॉवल को छोटा सा जो है पार्ट डिप करिए, ज़्यादा पार्ट पे फैल जाता है। क्यों? क्योंकि क्या बनी हुई है? केश नलियाँ बनी हुई हैं। पेड़ पौधे कैसे पानी पा जाते हैं? जड़ में डालते हैं, ऊपर तक पहुंच जाता है। कैसे? क्योंकि पेड़ पौधों में क्या बनी हुई है? केश नलियाँ बनी हुई हैं। उन्हीं केश नलियों के सहारे पानी ऊपर की ओर चढ़ जाता है। अगर आप जड़ में पानी देंगे तो पानी ऊपर तक चढ़ जाएगा। क्यों चढ़ जाएगा? क्योंकि उसमें क्या बनी हुई है? उसमें केश नलियाँ बनी हुई हैं। अब अगर इसमें बात करें कि कितना द्रव ऊपर की ओर चढ़ जाएगा, ठीक है, इसे हम लोग उन्नयन का सूत्र भी कहते हैं। अगर हम पूछे कि कितना द्रव आपका चढ़ जाएगा, तो T बराबर ये आपका हो जाएगा H बराबर 2T cos थीटा अपान रो जी। ठीक है, आपका क्या हो जाएगा? 2T cos थीटा अपान रो जी। ठीक है, रो घनत्व है, जी आपका क्या है? जी गुरुत्वीय त्वरण है। ठीक है, आर रो जी, और केश नली की त्रिज्या भी रह गई। तो H बराबर क्या हो जाएगा? H बराबर हो जाएगा 2T cos थीटा अपान रो जी एच। निगमन नहीं है इसका आपके जो है सिलेबस में। T क्या है? T आपका पृष्ठ तनाव है। रो क्या है? ये जो मैंने रो बना रखा है, रो आपका घनत्व है। किसका घनत्व? द्रव का घनत्व। ठीक है, जी गुरुत्वीय त्वरण है, और ये आर क्या है? ये केश नली की त्रिज्या है। केश नली किसे कहा था? केश के समान बारीक छिद्र वाली। ठीक है, ये क्या है? केश नली की त्रिज्या है। ठीक है, शब्द क्लियर हो गया। और ये क्या है? द्रव। ये ऊंचाई है कि केश नली में कितना द्रव चढ़ जाएगा। ऐसा तो नहीं हम उसे पूरा डिप कर दे तो फव्वारा बन जाए, तो फव्वारा नहीं बन जाएगा आपका। आप सोचे फाउंटेन बन जाएगा, केश नली लड़ा देंगे फाउंटेन बन जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है, फाउंटेन नहीं बनने वाला। केश नली में कितना द्रव चढ़ेगा? H बराबर 2T cos थीटा अपान रो जी एच, इतना ही द्रव चढ़ेगा। आप निकाल दीजिए केश नली की लंबाई कितना, आप इतना डुबो देंगे तो चढ़ेगा, केश नली में द्रव चढ़ेगा। लेकिन आप सोचो फाउंटेन बन जाएगा, तो फाउंटेन नहीं बनेगा। ठीक है, तो इस फार्मूले से हम लोग क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। इसमें ये केश नली की त्रिज्या हो गई, ये आपका द्रव का घनत्व हो गया, और T क्या हो गया? आपका पृष्ठ तनाव हो गया। क्लियर है? इसी के साथ ये आपका लेसन फिनिश हो गया। थैंक यू।